Good morning, students. Let's begin the class. So now we come to the last topic of this chapter, that is composition of relations. ठीक है बच्चे, and this is only for your entrance examination, चाहे आप NDA दे रहे हो या कोई भी दे रहे हो examination. ठीक है, this is not in your CBSE syllabus. So let R be a relation from set A to set B. S be a relation from set B to set C. R एक relation है from set A to set B and S is a relation from set B to set C. Then composition of R and S. R and S का composition मतलब इसका combination, दो relation का combination, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे SOR. पहले S लिखते हैं, बाद में R लिखते हैं. S ये छोटा सा O and R. Composition of R relation and S relation, इसको लिखते हैं SOR. ठीक है बच्चे. Then composition of R and S which is SOR is a relation from A to C. क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ देखो, अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, S एक रिलेशन है फ्रॉम सेट B टू सेट C, देन R एंड S का जो कॉम्पोजिशन वाला रिलेशन होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम बोलते हैं SOR, वो डायरेक्टली एक रिलेशन होगा फ्रॉम A टू C. A से लेकर C तक हो जाएगा, B को ये बाईपास कर देगा. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है इसका मतलब. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर. Okay, let A contains 1, 2, 3, 4, B contains A, B, C contains X, Y, Z. R is a relation from set A to set B given by R is equal to 1, A, 1, B, 2, B, 3, C. Then S is a relation from set B to set C given by S is equal to A, X and C, Z. This is Z. All right बच्चे. Then find SOR. SOR कितना होगा, चलो देखते हैं बच्चे. तो आंसर तो क्या करेंगे ना, जब भी हमें ये SOR निकालना होता है ना, वी विल टेक द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम. क्या यूज करेंगे बच्चे, एरो डायग्राम. देखो कैसे. तो कौन कौन सेट है, एक A है, एक B है, एक C है. ठीक है, तो पहले मैं A लिखूंगा, यहाँ मैं B लिखूंगा और यहाँ मैं C लिखूंगा. ठीक है, R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B. R एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B. And S is a relation from B to C. S is a relation from B to C. ठीक है बच्चे. अब R के अंदर क्या क्या है, R के अंदर है 1, A, 1, B, 2, B, 3, C. तो रिलेशन R के अंदर अगर 1, A है, इसका मतलब क्या है, अगर रिलेशन R के अंदर अगर 1, A है, दैट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू A. ठीक है बच्चे. अब A के अंदर है क्या क्या एलिमेंट्स, इसके अंदर है 1, 2, 3 एंड 4. B के अंदर में A, B एंड C. C के अंदर में X, Y एंड Z. लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर. ओके, तो अब क्या लिखा है, सेट A के अंदर एलिमेंट लिख दिया, B के अंदर लिख दिया, C के अंदर लिख दिया. अब R के अंदर कौन कौन सा ऑर्डर पे है, 1, A, 1, B, 2, B, 3, C. क्योंकि R के अंदर 1, A है, दैट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू A. क्या मतलब है बच्चे, ये जो 1 है, 1 इज रिलेटेड टू A. तो ऐसे एरो बनाएंगे, 1 इज रिलेटेड टू A. Similarly 1 is related to B, 1 is related to B, 2 is related to B, 2 is related to B, 3 is related to C, 3 is related to C. ये R के लिए बना दिया. अब S रिलेशन कहाँ से कहाँ है, वो है B to C. उसके अंदर क्या है, A, X and C, Z. That means A is related to X, A is related to X and C is related to Z. C is related to Z. ये हो गया. ये बहुत आसान है देखना बच्चे. Now we need to find SOR. तो SOR क्या होता है, SOR is a relation from directly from A to C. वो A से लेकर C के बीच में होगा, directly from A to C. ठीक है, तो SOR के अंदर क्या क्या होगा बच्चे, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन. तो SOR के अंदर क्या होगा, ठीक है, SOR भी क्या है, एक रिलेशन है. रिलेशन के अंदर होना क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए बच्चे. ठीक है, तो SOR जो डायरेक्टली फ्रॉम A टू C होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे A से, खत्म करेंगे C पर. क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे A से, खत्म करेंगे C पर. क्या, एरो. मैं ऐसा एरो खोजूंगा जो स्टार्ट होगा A से और खत्म हो जाएगा C पर. जैसे देखो ये 1 से एरो निकला, ये A तक गया और फिर ये कहाँ तक आया, X तक आया.
ऐसा देखो 1 से स्टार्ट हुआ, ये ए पर गया और फिर ख़त्म कहाँ हुआ बच्चे, एक्स तक। मतलब ये एरो यहाँ से स्टार्ट होकर ख़त्म यहाँ पर हो रहा है। तो जो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, बस उसी को देखेंगे। जो बीच में ख़त्म हो जा रहा है उसको इग्नोर कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो देखो 1 इज़ रिलेटेड टू ए एंड ए इज़ रिलेटेड टू एक्स। तो फिर ये एस ओ आर में क्या होगा, आप इस बीच वाले को हटा दो, बस लिखो 1, x। बात समझ में आ रही है ना। हम वो एरो लेंगे जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ऐसे लिख दिया देखो 1 to a एंड a to x, बीच वाले को हटा दो और डायरेक्टली लिख दो 1, x, ठीक है। तो एस ओ आर विल कंटेन 1, x, ठीक है। उसके बाद और कोई है जो एरो स्टार्ट हो रहा हो ख़त्म हो रहा हो, यहाँ पर देखो 1 से b पर गया लेकिन b से आगे नहीं जा रहा है, तो ये नहीं लेंगे। 2 से b पर गया, b से आगे नहीं गया, ये भी नहीं लेंगे। फिर 3 से c पर गया और c से z पर गया। ओके, सो 3 से c और c से z। ओके, तो c को हटा दो, 3, z, तो यहाँ हो जाएगा 3, z। तो SOR, which is a composition of relation R and relation S, will contain the ordered pairs 1, x and 3, z। बात समझ में आ रही है ना बच्चे, ठीक है ना। और ध्यान से देखना SOR, अगर ये S पहले लिखा हुआ है, R बाद में लिखा हुआ है, तो ये R पहले लिखेंगे, ये रिलेशन R पहले लिखेंगे और ये S को बाद में लिखेंगे। ध्यान रखना, उल्टा लिखते हैं। SOR मतलब ये S देखो बाद में है, R पहले है, उल्टा चलता है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। सो लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A which contains 1, 2, 3, 4 to B which contains 1, 3, 5 defined by A, B belongs to R. This implies या double implies A is less than B. Find ROR inverse. R और R inverse का क्या करना है, कॉम्पोजिशन करना है बच्चे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो आंसर, डेफिनेशन क्या है, रिलेशन R के अंदर वो ऑर्डर पेयर होगा A, B इफ दिस A इज लेस देन B, A इज लेस देन B, ठीक है। फर्स्ट कॉम्पोनेंट कहाँ से आता है, ये सेट A से आएगा। सेकंड कॉम्पोनेंट B कहाँ से आएगा, वो सेट B से आएगा। और हमें ऐसा फर्स्ट कॉम्पोनेंट लेना है और ऐसा सेकंड कॉम्पोनेंट लेना है कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट शुड बी लेस देन दिस सेकंड कॉम्पोनेंट, ऐसा लेना है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, तो डायरेक्टली लिखते हैं। सो व्हाट विल R कंटेन, R के अंदर क्या होगा। चलो यहाँ से A उठाएंगे, यहाँ से B उठाएंगे, तो 1 इज लेस देन 1 होता है क्या, नहीं। देखो ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो 1 इज लेस देन 1, नो। 1 इज लेस देन 3, यस। तो 1, 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा बच्चे, ठीक है। 1, 3 देन 1 इज लेस देन 5 होता है। 2 इज लेस देन 3, यस, तो 2, 3। 2 इज लेस देन 5, तो 2, 5। फिर 2 का हो गया। 3 इज लेस देन 5, तो 3, 5। 4 इज लेस देन 5, तो 4, 5। यही होगा बच्चे, रिलेशन R के अंदर ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, R इनवर्स। R इनवर्स कैसे फाइंड करते थे बच्चे, तो R इनवर्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, बस ये ऑर्डर पेयर्स को पलट दो, उल्टा कर दो। तो यहाँ 1, 3 है, तो ये हो जाएगा 3, 1। 1, 5 है, तो 5, 1। 2, 3 है, तो 3, 2 नेक्स्ट, 5, 2 नेक्स्ट, 5, 3 एंड लास्ट 5, 4। ऑल राइट, रेडी है सब कुछ। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉम्पोजिशन निकालना है ROR इनवर्स का, ROR इनवर्स का, ठीक है। तो इफ R इज रिलेशन फ्रॉम A to B, R एक रिलेशन है फ्रॉम A to B, देन R इनवर्स विल बी रिलेशन फ्रॉम B to A। ध्यान सुनना, R एक रिलेशन है फ्रॉम A to B, देन R इनवर्स विल बी रिलेशन फ्रॉम B to A, उल्टा होता है, ठीक है। तो मुझे निकालना ROR इनवर्स। तो जैसे हमने इसे पहले किया था ना, SOR निकालो, तो S इधर होता है, R इधर होता है, ठीक है बच्चे। अभी देखना मैंने कुछ लिखा था, SOR निकालना था, तो ये R पहले था, एरो पहले था, और ये S बाद में था, ध्यान रखना। तो सिमिलरली अगर मुझे ROR इनवर्स निकालना है, तो R इनवर्स पहले होगा, R बाद में होगा, ठीक है बच्चे। तो पहले मुझे R इनवर्स का एरो बनाना है, फिर R का एरो बनाना है। तो R इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, R होता है फ्रॉम A to B, तो R इनवर्स होगा फ्रॉम B to A।
तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पर बी बनाऊँगा, आई विल ड्रॉ बी, उसके बाद फिर ए, एंड इसके बीच में रिलेशन कौन सा होगा, आर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद कौन सा रिलेशन बनाना है, मुझे आर रिलेशन बनाना है। आर किसके बीच में है, फ्रॉम ए टू बी, तो फिर से यहाँ पर बी आ जाएगा, और इसके बीच में रिलेशन कौन सा है, आर है, ठीक है। अब बी के अंदर क्या क्या है, 1 3 5 लिख दो, यहाँ है 1 3 5, ए के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी के अंदर फिर से 1 3 5। लेट मी चेंज दी कलर, ओके। अब क्या, अब यहाँ देखो R के अंदर क्या है, 1 3, दैट मीन्स, अच्छा पहले R को छोड़ दो, पहले R इनवर्स देखो। R इनवर्स के अंदर क्या है, 3 1, ये R इनवर्स वाला है, तो R इनवर्स के अंदर है 3 1, दैट मीन्स 3 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 1, 5 is related to 1, 5 is related to 1, 3 is related to 2, 3 is related to 2, 5 is related to 2, 5 is related to 2, 5 is related to 3, 5 is related to 3, and lastly 5 is related to 4। ये भी कर दिया, ठीक है। R इनवर्स का सारा बना दिया एरो डायग्राम। उसके बाद अब R पर आओ, 1 is related to 3, ये R वाला है, 1 is related to 3, 1 से एरो स्टार्ट होगा 3 पर खत्म होगा बच्चे, ठीक है। 1 is related to 3, 1 is related to 5, 2 is related to 3, 2 is related to 5, 3 is related to 5, and 4 is related to 5। All right, my arrow diagram is complete, ठीक है। Again let me change the color, again I will take my yellow back, let me move this। हाँ, क्या निकाला है, आर ओ आर इनवर्स, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, आर ओ आर इनवर्स। तो आर ओ आर इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमें वो एरो खोजना है जो स्टार्ट होगा यहाँ से, खत्म होगा यहाँ पर। तो पहले देखो 1 से तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, 1 को तो भूल जाओ। 3 से देखो, 3 से 1 पर गया, 1 से देखो, अच्छा 3 से 1 पर गया, फिर 1 से 3 पर आया, ठीक है, समझाने का। देखो 3 से 1 पर गया, 1 से फिर 3 पर आया, तो 1 को हटा दो, 3,3। फिर 3 से 1 पर गया, 1 से 5 पर आया, तो 1 को हटा दो, 3,5। साइड पर लेना है बच्चे, ठीक है, 3,5। और फिर 3 से 2 पर गया, 2 से 3 पर आया, तो 3,3 वो लिया हुआ पहले से। 3 से 2 पर गया, फिर 3 से 2 पर गया, फिर 2 से 5 पर आया, तो 3,5 वो भी पहले से ही है, तो 3 वाला ले लिया हमने सब कुछ। 5 पे देखते हैं, 5 से 1 पर गया, फिर 1 से 3 पर आया, तो 5,3। बीच वाला नहीं लेते हैं बच्चे, देखो ये 5 से 1, फिर 1 से 3, 5,3। फिर 5 से 1 पर गया, फिर 1 से 5 पर आया, तो 5,5। और कुछ 5 से 2, 2 से 3, 5,3 वो है। 5 से 2, फिर 2 से 5, 5,5 वो भी है। 5 से 3, फिर 3 से 5, 5,5 वो है। 5 से 4, फिर 4 से 5, 5,5 ये है। तो बस आर ओ आर इनवर्स के अंदर ये 4 ऑर्डर पेयर्स होंगे। क्लियर बच्चों, समझ में आ रही बात, इजी है ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट एन। आर एक रिलेशन है जो सेट एन पर डिफाइंड है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। ओके, वी डू क्विकली, आज हमें फिनिश करना है। डिफाइंड एज x, y belongs to R, this implies x square minus 4xy plus 3y square equal to 0। x, y रिलेशन R के अंदर तभी होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। वी हैव 4 ऑप्शंस गिवन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनडी 2019, ठीक है, ये आसान नहीं है। चलो देखते हैं। वी आर कंसर्न विद दिस, x square minus 4xy plus 3y square equal to 0। चलो पहले लिख लेते हैं इसको आंसर। फॉर्मूला इज x square minus 4xy
प्लस 3y² इक्वल टू 0. ओके, लेट मी मूव दिस. ठीक है, तो क्या करना है बच्चे, सब चेक करेंगे. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करेंगे. यही तीन होता है. अगर ये तीनों हो जाएगा तो इक्विवेलेंस हो जाएगा. ये तो पता ही आपको. एंटी सिमेट्रिक तो अलग से लिखा होता है, यहाँ कोई एंटी सिमेट्रिक अलग कुछ में नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव. अब थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे बच्चे, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर एंटी एग्जामिनेशन और फॉर एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक एलिमेंट लेंगे. ठीक है, शॉर्टकट में कर रहे हैं. एक एलिमेंट लेंगे, नाम क्या होगा? एक्स ले लेंगे बच्चे. तो करना क्या है, इस वाले इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स रखो और वाई की जगह पर भी एक्स रखो. लेकिन ये चीज़ करने से पहले एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं बच्चे? फैक्टराइज कर लेते हैं. चलो, रिफ्लेक्सिव करने से पहले फैक्टराइज कर लेते हैं इसको. ठीक है, वो काम आएगी. तो इसका फैक्टराइजेशन कैसा होगा? x² माइनस 1 इंटू 3 इज 3, बीच में -4 है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो -xy माइनस 3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0. x कॉमन ले लो, x माइनस वाई माइनस 3y कॉमन ले लिया बच्चे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो व्हाट वी आर हैविंग, x माइनस वाई इंटू x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ. अच्छा, अब ये फैक्टराइज हो गया प्रॉपर्ली, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? इफ आई एम राइटिंग फास्ट देन इट लुक्स लाइक दिस ओनली. और यहाँ से क्या आएगा बच्चे? x इज इक्वल टू 3y. इसको भी ऐसे मेंशन कर लिया. ये काम आएगा, ये दोनों चीज़ काम आएगा. ठीक है, तो अब हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो वी गॉट x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 3y. ठीक है बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव. ठीक है, हमारा अब ये इक्वेशन है, अब वी आर ओनली कंसर्न विद दिस. अब इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए. ठीक है, रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हाउ मेनी एलिमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड? एक एलिमेंट लेंगे, नाम क्या होगा? x होगा. तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में x को तो x छोड़ दो, y को x से रिप्लेस कर दो. तो देखो क्या होगा, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0. x माइनस एक्स 0, x माइनस 3x माइनस 2x. 0 इंटू समथिंग इज 0. 0 इक्वल टू 0 होता है क्या? हमेशा होता है, विच इज ट्रू. तो ट्रू हो गया, इसका मतलब रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा. अब वो कोई डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन वगैरह सब चीज ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट. R हो गया रिफ्लेक्सिव. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वी कम टू सिमेट्रिक. ओके, नेक्स्ट वी कम टू सिमेट्रिक. यहाँ लिख रहा हूँ. ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, चलो ऐसे लगाते हैं. हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? 2 एलिमेंट्स चाहिए. नाम क्या होगा? x एंड y. ठीक है, तो मैंने 2 एलिमेंट्स लिया, x, y. ठीक है, आएगा कहाँ से? सेट से आएगा. सेट का नाम कुछ भी हो. ठीक है, यहाँ सेट क्या था देख लेते हैं. चलो, अब आदत हो गई लिखने की. सेट का नाम क्या है कि सेट पर डिफाइंड है? सेट पर डिफाइंड है n पर. किसी पर भी हो, कोई क्या फर्क पड़ता है. डिफाइंड ऑन सेट n. क्या लिखते हैं उसके बाद? सच दैट x, y बिलोंग्स टू R. सच दैट x, y जो होगा वो रिलेशन R पर डिफाइंड होगा. ठीक है, और अगर x, y बिलोंग्स टू R है, सिंस x, y बिलोंग्स टू R, तो क्या? तो फिर आपको उसका डेफिनेशन लिखना है. डेफिनेशन क्या है? ओरिजिनल डेफिनेशन ये था, लेकिन मैंने तोड़ को ये लिख दिया बच्चे. क्या लिख दिया? ये लिख दिया. ठीक है, और वो क्या है? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0. वी हैव x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? ट्रू मान लेता हूँ, तो क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? क्या इसका उल्टा ट्रू का मतलब, अगर आप x को रिप्लेस कर दो y से, y को रिप्लेस कर दो x से, तो क्या वो कंडीशन ट्रू होगा? इफ दिस इज ट्रू, इसको ट्रू मानेंगे ही मानेंगे. वी हैव टू अज्यूम दिस इज टू बी ट्रू. तो क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? क्या उल्टा का मतलब? रिप्लेस x बाय y, y बाय x. दैट मीन्स y माइनस एक्स, यहाँ भी y माइनस 3x इज इक्वल टू 0. अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा क्या? बोलेगा हाँ. क्यों? हाँ,
भाई x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 3y 0 होता है, तो क्या y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 3x इक्वल टू 0 होगा क्या? कैसे करेंगे ये? यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे क्या आप? कोई बोले कॉमन ले लो, भाई ठीक है कॉमन ले लिया तो यहाँ बाहर माइनस आ गया, ये हो गया y माइनस एक्स। व्हाट अबाउट दिस थिंग? यहाँ x है तो यहाँ y आ गया, यहाँ 3y है तो 3x आएगा, इसमें कॉमन लेने से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये दोनों तो अलग अलग चीज़ है, तो मतलब आप इसको सॉल्व करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन वी कैन नॉट से दैट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, मैंने बताया था, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो तो बहुत चांस है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चे? सिमेट्रिक नहीं होगा, बहुत चांस है, लेकिन दैट इज नॉट गारंटी, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो बेस्ट वे इज टू टेक सम एग्जाम्पल। क्या करेंगे बच्चे? कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू टेक एक्स एंड वाई इन सच ए वे, वी हैव टू टेक एक्स एंड वाई इन सच ए वे कि ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो जाए, लेकिन इसका उल्टा वाला जो मैंने अभी जस्ट मिटाया वो ट्रू ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे? तो उसके लिए कुछ नंबर सोचेंगे। नंबर दिमाग में कहाँ से आएगा? नंबर दिमाग में इससे आएगा, इससे आएगा, किस आएगा? इससे आएगा। ये क्या है? x शुड बी 3 टाइम्स y, इसको भूल जाओ, ठीक है ना, ये मत देखो, इस पर देखो, x शुड बी 3 टाइम्स y, ठीक है बच्चे, देखो। हाँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे x ऐसा लेना है जो y का 3 टाइम्स हो, ऐसा लेना बच्चे, ठीक है। तो लेट्स सपोज y ले लेता हूँ, चलो x लेता हूँ 3 और y ले लेता हूँ 1। x जो है वो y का 3 टाइम्स है, लेट मी राइट क्लियरली, x जो है वो y का 3 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको डालकर देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? देखो ये होना चाहिए, इसका उल्टा वाला सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। उल्टा का मतलब ये वाला, ठीक है, मैं रफ में लिख रहा हूँ, y माइनस एक्स और y माइनस 3x इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया। तो अगर x, y बिलोंग्स टू r है लेकिन y, x बिलोंग्स टू r नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, पता है ना बच्चे। तो 3x की जगह 3 रखो, y की जगह 1 रखो, इस वाले में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ गया? 2 इंटू 3 माइनस 3 0, तो 0 इक्वल टू 0। हाँ, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही वैल्यू को यहाँ रख के देखो बच्चे, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो y की जगह पर 1, x की जगह पर 3, so this is 1 minus 3, y है 1 minus 3 into 3 equal to 0, तो minus 2 into 1 minus 9 minus 8, ये कितना हो गया? 16। क्या 16 equal to 0 होता है? No. So that means if x, y belongs to r है तो इसका उल्टा y, x does not belong to r, इसका उल्टा वाला स्टेटमेंट इन नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये दिखा दिया कि ये तो ठीक है लेकिन इसका उल्टा ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। हेंस, ठीक है, मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूँ, हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे? समझ में आ रही बच्चे? ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे मूव टू ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए पहले मैं फिर से लिख देता हूँ, x माइनस वाई एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। ओके ठीक है, चलो मैं देख लेंगे वो। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या, ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स लेंगे? 3 एलिमेंट्स लेंगे। नाम क्या होगा? x y z। ट्रांजिटिव क्या ले लिया? 3 एलिमेंट्स। लेट x, y, z आएगा कहाँ से? सेट से आएगा। सेट का नाम क्या था? आई थिंक नेचुरल नंबर था। लेट में देख लेते हैं फिर से, आई थिंक नेचुरल नंबर था। उससे कहानी से लिखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी यू विल राइट प्रॉपर्ली। x, y, z ये आएगा कहाँ से? z से आएगा, सॉरी n से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा, ठीक है ना बच्चे। अब क्या? सच दैट क्या लिखते थे हम? एक ही बार लिखेंगे, सच दैट x, y belongs to r and y, z belongs to r। अगर x, y belongs to r है तो फिर कंडीशन क्या लिखना है? जो मैंने ऊपर बोला था। क्या ऊपर बोला था बच्चे? क्या बोला था? ये वाली चीज लिखेंगे, ये वाला, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर y, z बिलोंग्स टू r तो क्या लिखेंगे बच्चे?
तो इसी क्वेश्चन में x को रिप्लेस कर दो y से, y को रिप्लेस कर दो z से, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड इंटू x को रिप्लेस करना है y से, तो y माइनस 3z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करना है, अगर ये दो ट्रू है, इसको दो को ट्रू मान लेंगे, तो मुझे ये चेक करना है कि x क्या z से रिलेटेड है या नहीं है। If x, y belongs to R, y, z belongs to R, then we have to check whether x, z belongs to R, yes or no. तो अगर x, z belongs to R है तो क्या हो जाएगा बच्चे, x को x छोड़ दो, y को रिप्लेस कर दो z से यहाँ पर, तो x माइनस जेड, x माइनस 3z इज इक्वल टू 0। चेक करना ये होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव। तो हम जनरली क्या करते थे, इन दोनों को यूज करके फिर हम ये वाला इक्वेशन फॉर्म करते थे। तो आप ट्राई करोगे इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचने का, तो आप नहीं पहुँच पाओगे। कुछ भी कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, इनटू कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, इन दोनों को यूज करके यू कैन नॉट रीच ओवर हियर। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो मैक्सिमम चांस ये है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा ना। चेक कैसे करेंगे, द बेस्ट वे इज टू टेक सम एग्जाम्पल। क्या करेंगे बच्चे, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जैसे मैं ऊपर लिया था, तो मैंने क्या लिखा था कि x जो है वो 3 टाइम्स y होना चाहिए। ठीक है बच्चे, इन द सेम फैशन y जो होना चाहिए, देखो यहाँ से y जो होना चाहिए वो 3 टाइम्स z होना चाहिए। तो हम ऐसा वैल्यू लेंगे कि x वो 3 टाइम्स y होगा और y 3 टाइम्स z होगा। ठीक है, तो चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। तो चलो सिंपल सा, मैं अगर मैं z लेता हूँ 1, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, z ले लेता हूँ 1, तो y होगा इसका 3 टाइम्स विच इज इक्वल टू 3, और x होगा 3 टाइम्स y, तो x हो जाएगा मेरा 9। अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग दिस वैल्यूज मैं ये शो करूँगा कि 1 and 2 तो ट्रू है लेकिन ये वाला फॉल्स है, ये दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 वाला देख लेते हैं। 1 वाला क्या है बच्चे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखो एक्चुअली तुम लोग को समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये सिर्फ 3-4 लाइन का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, अदरवाइज शॉर्टकट में कर सकते हो आप इसको कैसे भी। तो देखो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 9 रखो, y की वैल्यू 3 रखो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 9 माइनस 3 इंटू एक्स कितना है 9 माइनस 3 इंटू वाई 3 इज इक्वल टू 0। अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बच्चे, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 9 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0, तो ये आ गया 0 इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमारा x एंड y का वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को दिखाते हैं कि ये भी सेटिस्फाई करेगा। सेकंड वाला क्या है बच्चे, y माइनस जेड इंटू वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। y रखो 3 और z रखो 1। ठीक है, तो y रखो आप 3, z रखो 1, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये भी ट्रू है। ठीक बच्चे, अब हम ये देखेंगे, ये तो ट्रू है तो फिर हम ये दिखाएंगे कि दिस वन इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। तो वो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। हाँ, तो x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस 3z इक्वल टू 0। x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस 3z इज इक्वल टू 0। चलो रखो वैल्यू, x कितना है बच्चे, x मेरा 9 है, z मेरा कितना है 1 है, x मेरा 9 है, z मेरा कितना है बच्चे 1 है, तो 9 ये हो गया 8, 9 माइनस 3 6 इक्वल टू 0, 8 6 48, 48 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 2 ट्रू था, सेकेंड वाला भी ट्रू था, लेकिन थर्ड वाला फॉल्स है। दैट मीन्स x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, लेकिन x, z डज नॉट बिलोंग टू r, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। सब कुछ निकाल लिया, अब चेक करते हैं ऑप्शन। तो अब क्या, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक भी नहीं है,
और रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या था, रिफ्लेक्सिव है, सो दिस वन इज ओनली एंड ओनली रिफ्लेक्सिव। ओके, तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन है जो ओनली रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं सिर्फ डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चे। ठीक है बच्चे, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट जेड। आर जेड पे डिफाइंड है, यहाँ पे इंटीजर्स है, यहाँ पे इंटीजर्स है। ऑफ ऑल द इंटीजर्स डिफाइंड एज a, b बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज a, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मतलब a, b अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो a, b R का एलिमेंट होगा। तो R इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब चेक करना है यूजिंग दिस कंडीशन। ठीक है बच्चे, फटाफट करते हैं। a, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वन विल बी इजियर कंपैरेटिवली। ओके, आंसर रिफ्लेक्सिव। क्या लिखा था बच्चे, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब शॉर्ट में करेंगे बिल्कुल। कितने एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए, नाम क्या होगा, ए होगा। ए को ए छोड़ दो, बी को रिप्लेस करो तो ए से, so that means a into a greater than equal to 0, a square greater than equal to 0। a था क्या, a and b क्या था, इंटीजर्स था। तो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर क्या 0 या 0 से ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स होता है। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, किसी भी रियल नंबर का, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इक्वल टू भूल जाओ, वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होता है ना। देखो बच्चे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 0 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 0 होता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, ये 4 होता है। देखो, या तो सारा पॉजिटिव है या तो 0 है। तो दैट मीन्स ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ही होगा, ऑफ कोर्स, व्हिच इज ट्रू। ट्रू हो गया, तो दैटफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिंपल। इसके बाद हम करेंगे बच्चे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स लेंगे। 2 एलिमेंट्स क्या होगा, ए एंड बी। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, अब शॉर्टकट में ये इक्वेशन नीचे लिख दो, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर चेक करना क्या इसका उल्टा सही है या नहीं है। उल्टा का मतलब ए को रिप्लेस कर दो बी से, बी को रिप्लेस कर दो ए से। तो इफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अरे तो होता है, ये तो बच्चा जानता है। इफ ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी इंटू ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज ए इंटू बी इज बी इंटू ए। ठीक है, तो इसका उल्टा भी ट्रू हो गया। तो हेंस आर इज सिमेट्रिक, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू ट्रांजिटिव। यही कर लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स लेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे। नाम क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, तो चलो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पहले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो डेफिनेशन लिख दो, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ए को रिप्लेस करो बी से, बी को रिप्लेस करो सी से ओवर हियर। तो यहाँ क्या होगा, बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे क्या चेक करना है, क्या ए इज रिलेटेड टू सी और नॉट। क्या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वी हैव टू चेक। तो क्या इन दोनों को यूज करके कैन यू रीच ओवर हियर, इन दोनों को यूज करके यहाँ पहुँच सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा ना। इनको डिवाइड कर दो, भाई डिवाइड करोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ए बाई सी, बट बी रिक्वायर ए इंटू सी। तो आप यहाँ कुछ भी कर लो, प्लस माइनस इंटू कुछ भी कर लो, यूजिंग दिस टू यू कैन नॉट रीच ओवर हियर। तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब ये बहुत चांस है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है। तो कैसे दिखाएंगे, यू आर नॉट कन्फर्म है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, लग रहा है कि नहीं होगा, बट वी हैव टू सी, है ना। कुछ रूल्स यूज करेंगे या कुछ एग्जांपल्स यूज करेंगे टू शो दिस। सो बेटर क्या करेंगे, कुछ हम एग्जांपल लेंगे। ऐसा एग्जांपल लेंगे कि दिस 2 कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड बट दिस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। we have to take that value of a, b and c so that 1 and 2 is getting satisfied but the third equation is not satisfied. चलो, अब इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। सो लेट मी टेक a is equal to 1, b is equal to 0
एंड c इज इक्वल टू -1, ये ले लिया। पुट ओवर हियर इक्वेशन 1 में देखो a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a 1 है b 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही वैल्यूज होंगे, देयर मे बी मेनी वैल्यूज जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा और इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ रख दिया, ये कितना आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 क्या 0 से ज़्यादा होता है? नहीं, बट 0 इज इक्वल टू 0, तो ये ट्रू हो गया। सेकेंड इक्वेशन में ये वाला बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हाट इज बी? 0, सी कितना है? -1, 0 इंटू -1 इज 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन ट्रू, ठीक बच्चे। इसके बाद ये चेक करते हैं ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लेट मी मूव अ बिट। हाँ, तो अभी थर्ड वाला जो है ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चेक करना है। ए इज माई 1, सी इज माई -1, 1 इंटू -1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 क्या 0 से ज़्यादा होता है? नो। इज -1 इक्वल टू 0? नो, तो ये फॉल्स हो गया। That means A, B belongs to R, B, C belongs to R, but A, C does not belong to R. So that means this relation is not transitive, ये transitive नहीं है। अब चलो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चे। So looking at the option, पहले ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, सो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ऑप्शन बी। आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दैट इज़ ऑल विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास से हम दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन डू दैट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव द लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।